हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी को जय हिंद। मैं आपका दोस्त हरीश, जेडसीएस क्लासेस 24 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 विज्ञान का। यूनिट 5 है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव बच्चों वो होते हैं जो हमें नेक्ड आई यानी नंगी आंखों से बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हमें जो दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एक देखते हैं हम लोग कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय क्या है बच्चों। सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और हमारे लिए फायदेमंद भी, लाभकारी भी हैं। ये भी जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां और उनके कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स, इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित होंगे। देखा होगा आपने अपने आसपास कि बहुत सारे पौधे, घास फूस, है ना बच्चों, घास फूस, और कभी कभी आप देखते हैं कुछ उड़ते हुए पक्षी नजर आते हैं। ये सब क्या है कि हमारे पर्यावरण के अंग हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं देख पाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे टर्म आएंगे बच्चों, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टर्म्स होते हैं। तो क्या कि जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम हिंदी में कह देते हैं सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। किसका? सूक्ष्मदर्शी का, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। इसकी सहायता से हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमें बीमार कर जाते हैं, हमारे कुछ भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं आसानी से। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम रोटी या ब्रेड आपने देखा होगा कि ये रोटी है, आपकी रोटी है, ब्रेड है। आपने इसमें देखा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ कॉटन के जैसा, रुई के जैसा, है ना, कुछ रुई के जैसा उसकी सतह पर सफेद काले धब्बे लग जाते हैं। कैसे? सफेद काले धब्बे लग जाते हैं, है ना, ऐसे करके कुछ सफेद काले धब्बे लग जाते हैं। इसको, ये क्या है? रोटी है, ये आपका ब्रेड है। ठीक है, तो
इनमें देखा होगा आप, सफेद काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इन धब्बों को हम आवर्धक लेंस के द्वारा देख सकते हैं। इसको हम आवर्धक लेंस के द्वारा देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे जो जीव हैं, इनको हम प्यारे बच्चों किससे देख सकते हैं? हम इसको हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये कौन से सूक्ष्मदर्शी होते हैं? जिसको हम आवर्धक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस की सहायता से इन्हें हम देख सकते हैं। आवर्धक लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं। इंग्लिश में इसको हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, मतलब उत्तल लेंस कहिए या आवर्धक लेंस आप कहिए, इनकी सहायता से हम ये जो ब्रेड पर, आपके जो ब्रेड पर और रोटी पर फफूदे की जैसी जो सड़ जाती है और धीरे धीरे उसमें काले और सफेद रंग के जो आपके सूक्ष्म धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। और कौन सा माइक्रोस्कोप? जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं या आवर्धक लेंस कहते हैं। आइए बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप, ठीक है। क्रियाकलाप देखते हैं कि रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़कर नम कर लीजिए, ठीक है। आपने एक रोटी लिया और एक ब्रेड लिया, रोटी, इस पर हम कुछ पानी के छिड़काव कर देंगे जिससे ये नम हो जाए। जब नम होगा तो इसमें क्या होगा? उमस टाइप होगा, ह्यूमस होंगे। तो इस टुकड़े को हम किसी डिब्बे में बंद कर देते हैं। इन टुकड़ों को हम किसी डिब्बे में बंद कर देते हैं। कम से कम इनको हम 4 से 5 दिन तक बंद रखते हैं। फिर ध्यान रहे कि डिब्बे को ओपन नहीं करना है, ठीक है। इसे ओपन नहीं करना है। फिर 4-5 दिन बाद आप देखेंगे इन टुकड़ों पर आप देखेंगे 4-5 दिन बाद कि छोटे छोटे हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे, ठीक है। किसकी सहायता से? हैंड लेंस, ठीक है। जो हाथ में पकड़ के छोटा छोटा आता है हैंड लेंस, ऐसे करके आता है, ठीक है। ये आपका हैंड लेंस है। ठीक है। इसका जो ऊपरी भाग होता है थोड़ा सा उठा होता है। इसकी सहायता से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग के धागे नुमा संरचना दिखाई देंगी। कैसे? इस हैंड लेंस की सहायता से जब हम इस ब्रेड पर देखेंगे, रोटी पर देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देंगे? तो हमें कुछ हरे स्लेटी रंग के धागे नुमा संरचना दिखाई देगी। धागेनुमा संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि यह सूक्ष्म जीव हैं, है ना।
अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम किसकी सहायता से, हैंड लेंस की सहायता से हमने देखा। इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतनी बातें तो क्लियर हैं कि इनको सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि केवल बीमारियां ही फैलाते हैं। समाज में लोगों में जो नहीं जानते हैं वो यही कहते हैं कि इनसे केवल बीमारियां ही फैलती हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों होते हैं। उपयोगी व हानिकारक दोनों हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, आइए सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की, ये जो जीव हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, ये कैसे स्थानों पर अधिक पनपते हैं और कैसे स्थानों पर कम से कम पनपते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, ये आपके सर्वव्यापी हैं। क्या है? सर्वव्यापी, मतलब कि सभी जगहों पर पाए जाने वाले जीव हैं। ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु इस जगहों पर पाए जाते हैं। और पौधों में भी, जानवरों, पक्षी, और इनके अलावा ये अंदर भी हो सकते हैं, जानवरों के बाहर भी हो सकते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जा सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आपके पक्षी और जैसे जो हमारे रहने योग्य परिस्थितियां ना हो, उसको हम प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये प्रतिकूल परिस्थितियां क्या है? जहां पे ऐसे स्थान जहां पर हम न ग्रोथ, न तो डेवलपमेंट, न विकास, न वृद्धि कर पाए, जो हमें बार बार बीमार करती है, वो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग गर्मी, सर्दी, बरसात, हमारे भारत में ये तीनों ऋतुएं होती हैं। हमने तीनों ऋतुओं को आसानी से हमने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन यही चीज़ें जब आपको पूरे 12 महीने अगर आपको एक ठंडे प्रदेश में रख दिया जाए, तो आपको एडॉप्ट करने में, एडाप्टेशन होने में, अनुकूलन होने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थितियां क्या, जैसे बर्फ में भी पाए जा सकते हैं। बर्फ, ठीक है, बर्फ में पाए जा सकते हैं। गर्म पानी के झीलों में, गर्म पानी के झीलों में, दलदली जगह पर, दलदली जगहों पर, ठीक है, मतलब समुद्र तले, जो समुद्र का तल है, नीचे का भाग, वहां भी पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ गए। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में जो मरने के बाद भी रहते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं
कि जो डेड बॉडी होती है, जो मृतोपजीवी होते हैं, जो जीव मर जाते हैं, उनमें भी रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी के रूप में, परजीवी क्या होते हैं? परजीवी, आपके जो परजीवी होते हैं बच्चों, आपके जो परजीवी होते हैं, इनके नाम से शायद पता चल रहा होगा, परजीवी, परजीवी मीन्स होता है, इनको हम कह देते हैं कि जो दूसरों पर निर्भर हो, जो किसी एक ऐसे लिविंग सेल हो उस पर निर्भर होते हैं। जो लिविंग सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं सजीव सेल, यानी कि जीवित कोशिका पर निर्भर, जिसको हम जीवित कोशिकाओं पर निर्भर, इसको हम परजीवी कहते हैं। जो जीव होते हैं, सजीव प्राणी, उनकी कोशिकाओं पर ये वास करते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। जैसे परजीवी में क्या है कि जैसे एंट अमीबा, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक ऐसा परजीवी है, जो कि हमारी आंतों में पाए जाते हैं। ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। ये कहाँ? मानव आंत में। कहाँ पर? मानव आंत में पाए जाने वाले परजीवी हैं। ठीक है। जिससे कौन एक रोग हो जाता है, पेचिस। कौन सा रोग? पेचिस रोग हो जाता है। इस परजीवी के कारण हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? पेचिस हो जाता है, जो बार बार टॉयलेट आता है। ठीक है। और इसी प्रकार नींबू के पौधे पर, नींबू का पौधा जो नींबू का पौधा है, उस पर एक प्रकार का परजीवी पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जैंथोमोनास साइट्री। जैंथोमोनास साइट्री, जिससे एक बीमारी हो जाती है हमें, कैंकर करके। कौन सा? कैंकर, जिसमें हमारी जो लीवर्स हैं, लीवर और हमारे पैंक्रियाज, वो प्रभावित होने लगते हैं, उनमें स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है। आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। क्या क्या हमने देखा? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय हमने जाना, और उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको हमने जाना। अब तीसरी बात ये है, देखते हैं कि ये जो है कि इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अब क्या है? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो सामान्यतः 5 भागों में बांटे गए हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं, ये सामान्य रूप से 5 भागों में बांटे गए हैं। पहला क्या है? जीवाणु। पहला क्या है? तो आप कहेंगे जीवाणु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देंगे? बैक्टीरिया। क्या?
बैक्टीरिया। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो आप कहेंगे सर दूसरा हमारा वायरस है, दूसरा विषाणु, दूसरा विषाणु जिसको हम क्या कहते हैं? वायरस। वायरस। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। हम एक एक करके इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या है? प्रोटोजोआ। इसको हम इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही कहते हैं, प्रोटोजोआ। और चौथा क्या है हमारा? चौथा कवक। कवक। और पांचवा क्या है हमारा? पांचवा हमारा शैवाल। ठीक है, ये 5 प्रकार के जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और सूक्ष्म जीवों को दुनिया जो है बच्चों वो सर्वव्यापी है। ऐसा कोई भी प्लेस, कोई भी स्थान, कोई भी प्रदेश, कोई भी कंट्री छूटा नहीं है जहां पर ये आपके विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल न पाए जाते हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बैक्टीरिया के बारे में। किसके? बैक्टीरिया। सबसे पहले हम जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, पहले हम बैक्टीरिया के बारे में करेंगे अध्ययन। बैक्टीरिया। ठीक बच्चों, बैक्टीरिया इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक कोश की है। क्या है? यूनिसेलुलर है। ये एक कोश के जीव है। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक कोश की जीव, एक कोश की, एक कोश की, एक कोश की जीव है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल है, ये होता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने बताया मिट्टी, मिट्टी, वायु, वायु, जल, जल। ये ऐसे स्थानों पर, ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन ये जहां पर नमी होती है, जहां पर नमी होती है डियर फ्रेंड्स, वहां पर ये इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। नमी होती जहां पर संख्या, इनकी संख्या अधिक बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। नमी के कारण, मतलब ह्यूमस के कारण, ये इनकी संख्या 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना ऐसे बढ़ती जाती है। इनका जो आकार होता है बच्चों, इनका जो आकार होगा वो किस शेप्स का होगा? जिसको हम शेप बोलते हैं, शेप। इनका शेप जो होगा, इनका शेप जो होगा, देखेंगे आप कि इनका शेप गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। इनका शेप कैसा होगा? कि गोल आकार का, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, गोलाकार भी होता है इनका शेप। और कैसा होता है? दंडाकार भी होता है, सीधा होता है, ऐसे भी हो सकता है, होता है। ठीक है, और कैसा होता है?
आप देखेंगे कॉमा के टाइप का होता है, ऐसे ऐसे कॉमा के टाइप का भी होता है, और आपका सर्पाकार भी होता है ना, सर्प के आकार का। तो ये आपका कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। कैसा, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर भी होता है, और बर्बेड भी होता है, बर्बेड भी होता है, और आपका कॉमा टाइप होता है, कॉमा टाइप होता है, सर्पेंटाइन होता है, सर्पेंटाइन भी होता है। ठीक है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं कि आपका गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार होता है। बर्बेड, बर्बेड मीन्स होता है दंडाकार, दंडकार, दंडकार होता है, जैसे डंडा आप देखते होंगे। कॉमा टाइप का होता है, इसको हम कॉमा टाइप ही बोलते हैं। सर्पेंटाइन होता है, सर्पाकार भी होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सर्पकार। ठीक है, ये इनका क्या है कि इनका शेप है। कैसे हो सकते हैं, ये हमारे सेल, जो कि हमारे सेल में ये इनका आकार गोल टाइप का होता है। हमारे सेल, हमारे ब्लड में ये गोल टाइप के हो सकते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा पेट है, हमारी लीवर्स हैं, है ना, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इस सभी में गोलाकार के हो सकते हैं, दंडकार के हो सकते हैं, कॉमा के टाइप हो सकते हैं, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन टाइप के हो सकते हैं। इनका आकार है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके 4 टाइप्स हैं, ये 4 शेप के होते हैं, आकार के होते हैं। ठीक है, आइए आइए बच्चों, और क्या देखते हैं कि जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इनके जो कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका में आपके केंद्रक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। स्पेलिंग पे न जाइएगा, ठीक है बच्चों, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट होते हैं। और इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं इनकी, इसके चारों तरफ, इनके चारों तरफ ये एक कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है। एक कोशिका भित्ति होती है, जिसको हम, इस कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। कुछ जीवाणु की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है। जैसे ये है, इनमें कोशिका भित्ति है, लेकिन कुछ जो जीवाणु हैं उनके चारों ओर एक कठोर आवरण बनता है। ठीक है, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। उस कठोर आवरण को कठोर आवरण, कुछ जो जीवाणु होते हैं उनमें एक कठोर आवरण होता है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं
उनकी संरचना जो है धागे जैसी संरचना होती है, जिसको हम कसाबिका कहते हैं, फ्लैगलम कहते हैं। फ्लैगलम कसाबिका जो होती है, जो धागे नुमा संरचना होती है जिन जीवाणुओं की, वो जीवाणु हमने बताया कि ये आपका चाबुक के जैसा उनका आकार होता है, और वो उस कसाबिका के द्वारा, उस फ्लैगलम के द्वारा वो जीवाणु गति करते हैं, चलते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में, कुछ जीवाणु क्या, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि जब अपने अनुकूल एटमॉस्फेयर को पाते हैं, वातावरण को जब पाते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत तेजी से होता है। उनका जो प्रजनन होता है, उनकी संख्या जो होती है, वो तेजी से बढ़ने लगता है। और ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये एक तरह से शैवाल है, एक शैवाल है, शैवाल की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसको उठा करके मोनेरा समूह में रख दिया गया। इसको उठाकर मोनेरा समूह में रख दिया गया। जो नीलहरित शैवाल है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये नीला और हरा होता है। और जब हरा होता है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करता होगा, यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण करता होगा, जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए इसको स्वपोषी कहा गया। इसलिए इसको स्वपोषी कहा गया, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर श्लेष्मा मुकुस फ्लूइड होता है। इन कोशिकाओं के, जो साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं, इनके चारों ओर श्लेष्मा मुकुस होता है, जो हमारे नाक के रास्ते से सीधा फेफड़े में एंटर कर जाते हैं। इसी तरह हेटेरोसिस्ट जो है, वो साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन को एकत्रित करता है। स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का है, जो ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, जिसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं, जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कभी कभी किसी को प्रोटीन की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, विटामिन की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर कहीं आपको कुछ डाउट हो, कहीं मिस्टेक हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।